शुरू करें जी। अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 CA कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। थोड़ा हो जाए उधर नज़र आ जाएगा तो, या फिर इनको एंड पे जाने दें। मेरे तो ख्याल से कंफर्टेबल ये टाइम पे आया करें ना, देखें सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा मोहतरम, अच्छा जी, आगे जाने दें फिर। अब तो देखें टाइम पे आया करें ना, बच्चों का कसूर है। अच्छा भाई इधर देखें, सवाल हो पेपर में लेसी का, या ये आप आखिरी रो, थोड़ा सा बातें बाद में कर लीजिएगा। अभी वेट करें इधर, वेट करें ताकि आइंदा टाइम पे आए। अभी वेट करें, आखिरी रो में बैठें। सवाल हो पेपर में लेसी का, बैठ जाए आखिरी रो में, या सवाल हो पेपर में सिंपल लेसर का, या सवाल हो पेपर में मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का। आपने बंदूक चलानी है लेसर के फॉर्मूले वाली। बंदूक कौन सी चलानी है? लेसर का फॉर्मूला। लेसर का फॉर्मूला है फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। तो आपने बंदूक हमेशा लेसर के फॉर्मूले की चलानी है, और बंदूक में जो गोली डालनी है वो हमेशा कौन सी डालनी है? इम्प्लिसिट रेट की। तो चाहे पेपर में ये सवाल हो, चाहे पेपर में ये सवाल हो, चाहे पेपर में ये सवाल हो, हमने कहा था अगर सवाल में क्या मिसिंग है, रेंटल या रेट मिसिंग है। अब मेरे ख्याल से बात कंप्लीट हो गई है। अगर सवाल में रेंटल या रेट मिसिंग है तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी लेसर पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ। अब मेरे ख्याल से 100% बात मुकम्मल हो गई है। तो पेपर में सवाल आ जाए लेसी का, पेपर में सवाल आ जाए सिंपल लेसर का, उस अगली रो में आ जाओ ना, या पेपर में सवाल आ जाए मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का, और रेंटल या रेट क्या हो? मिसिंग, तो आपने लेसर का फॉर्मूला यूज करना है जो कल बताया था। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ, और इसको हमने कहा था वर्किंग जीरो। अपने समझने के लिए इसको वर्किंग जीरो का नाम दे देना है। हाँ, एक एहतियात आपने रखनी है, वो जो आईडीसी हमेशा लेसर की लेनी है क्योंकि ये फॉर्मूला लेसर का है। लेकिन अगर सवाल आ जाए मैन्युफैक्चरर तो फिर आपने आईडीसी जीरो लेनी है वहां पे, क्योंकि वो आईडीसी को कहां डालता है? एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो डेट इज हैंड रिटन पेज नंबर 1 ऑफ आवर बुक। ये हैंड रिटन पेज नंबर 1 है बुक का, जिसके ऊपर कल बात हुई थी। और इसको चलें आज के नोट्स में ये तस्वीर भी अटैच कर दी जाएगी। तो ऐसा कब करना पड़ेगा? ऐसा तब करना पड़ेगा जब सवाल में रेंटल मिसिंग हो या इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो। चलें जी, कल वाला सवाल रिवाइज करने की कामयाब कोशिश करते हैं जी। आ जाएं आगे, कल वाला सवाल रिवाइज करते हैं। 35 था, 37 था, 35 को रिवाइज करते हैं। हाँ जी, कल लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? पिक कौन सी वाली पिक थी कल? उसमें कौन सी वाली पिक्चर थी, किसी को याद हो? कल कोई भी पिक नहीं थी। चलो ठीक है, क्लास के बाद आना जी। आ जाए आप आगे लास्ट रो से। जी आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एंड पे IAS 12 स्टार्ट कर दें। आप हजरात मुझे बताएं, कल हमारा सवाल चल रहा था आंसर नंबर 35। जरा तसल्ली से आंसर 35 की एंट्रीज बड़ी एक रिदम के अंदर हुई हुई थी, सोल्यूशन में भी आपके समझने के लिए उनको जरा मैं रिवाइज कराता हूं। सबसे पहली एंट्री जो कल हमने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया है उसकी बुनियाद पे होगी राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी, क्रेडिट। अगर लीज है 4 साल की
तो 4 साल की लीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 किराए बनते हैं। लेकिन मैंने कहा था इसको आदत बना लें कि जो किराया मिसिंग है उसको भी लिखें। अब पहली एंट्री हमारी हो जाएगी राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इसके बाद एडवांस में कोई किराया पे नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको कहा था 1 जनवरी 15 लिख के डैश डाल दें ताकि जो है वो एक एंट्री यहां पे ऐसे जगह छूट जाए 1 जनवरी 15। फिर अब 1 जनवरी 15 के बाद 30 जून पे आके खड़े हो और 30 जून पे खड़े होके 6 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें। जून तक का इंटरेस्ट आपको यहां से मिलेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो ये जो एंट्री हमने की थी 1 जनवरी 15 को, हमारा गया कुछ नहीं था हमारी जेब से कैश, लेकिन हमारा क्या बुक हो गया था? खर्चा। इसी तरह 1 जुलाई 15 को खड़े होकर 1 जनवरी 15 जरा जहन में लाएं, साल का पहला दिन, पेमेंट होनी थी, हुई नहीं, डैश डाल के जगह छोड़ दी थी। जरा 6 महीने के एंड पे आए 30 जून 15, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। 7वें महीने के पहले दिन पेमेंट होनी थी, नहीं हुई। पहले महीने के पहले दिन कोई पेमेंट नहीं। 6ठे महीने के आखिरी दिन खर्चा डेबिट पेएबल। 7वें महीने के पहले दिन कोई पेमेंट नहीं हुई। 12वें महीने के आखिरी दिन, 12वें महीने के आखिरी दिन, ये जुलाई से दिसंबर तक का एक्सपेंस है। जुलाई से दिसंबर तक का एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। पहले महीने के पहले दिन, 6ठे महीने के आखिरी दिन, 7वें महीने के पहले दिन, 12वें महीने के आखिरी दिन। मुझे पता है आपको समझ आ गया है, लेकिन कोई नहीं, इधर देख लो आगे। अब दूसरे साल पहले दिन ही पेमेंट हो गई, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ये 186.6 नहीं उठाना आपने। आप नजर मारें आपके कितने पेएबल खड़े हुए हैं, कितने पेएबल खड़े हुए हैं? दो पेएबल्स कोड आए, कैश क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल, और बैलेंसिंग फिगर किसे निकाल लें? लीज लायबिलिटी को। ये एक मजे की एंट्री होती है जो इस पॉइंट पे होती है। इसके बाद चल सो चल है, इसके बाद कोई मसला नहीं। दूसरे साल के पहले दिन एंट्री हो गई। दूसरे साल 6ठे महीने के आखिरी दिन, दूसरे साल 6ठे महीने के आखिरी दिन खर्चा बुक करना है। वो खर्चा जनवरी से जून का बुक करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 80.4 से और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये दूसरे साल 6ठे महीने के एंड पे एंट्री होगी। यानी साल के शुरू में हम गया की एंट्री कर रहे हैं और साल के मिड में खर्चे की एंट्री कर रहे हैं। फिर 7वें महीने के शुरू पर गए की एंट्री कर रहे हैं और 12वें महीने के एंड पर खर्चे की एंट्री कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगली यहां तक ट्रांजैक्शन बुक होगी। 80.4 की एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बोले इंटरेस्ट पेएबल। अब कैश क्रेडिट, अब वो वाला चक्कर नहीं है जो पहले था, अब सारा पेएबल फेंक रहे हैं। कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, वो जो 30 जून को एक दिन पहले बुक की है वो पे करा दे। एंड इन द एंड, आखिर में जुलाई से दिसंबर का खर्चा बुक करना है, उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो ये थी एंट्रीज जो कल हमने करने की कोशिश की थी। इन दोनों को इकट्ठा बुक किया जा सकता है, लेकिन एक रिदम नहीं रहेगा चीजों का। तो गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, इस रिदम पे अगर चलें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, अब थोड़ी लेसी की डिस्कशन है आज, एक तरह इंपॉर्टेंट। आ जाएं पेज नंबर 37 पे। पेज 37 भाई, ये AC 18-16 पे कर दें सारे जी। थर्ड रो में मौका पाके बातें हो रही हैं हाइब्रिड में। असल में ना आप सब नजर आने लग गए इधर से, क्योंकि कैमरा चेंज हो गए हैं और LCD इधर लग गई है। कभी आप इधर आके देखें तो एवरीथिंग इज विजिबल नाउ, सो बी केयरफुल। ओके, लेसी
ये दोनों AC 16 पे कर दें, सर को गर्मी लग रही है। पेज नंबर 37। लेसी जिस वक्त लीज शुरू होती है तो किताबों के अंदर दो चीजें रिकॉर्ड करता है। नंबर 1 राइट ऑफ यूज एंड नंबर 2 लीज लाइबिलिटी। ये दो चीजें रिकॉर्ड करता है। जरा आपने स्काई ब्लू कपड़े पहने हुए हैं, ग्रे कलर की टोपी पहनी हुई है, आपके रजिस्टर के ऊपर पिंक, रेड और ब्लू कलर और साथ व्हाइट नजर आ रहा है, आपका कैलकुलेटर ग्रे कलर का है। इससे ज्यादा तफसील के लिए अगर आप आते हो, आपने पांव अगली चेयर पे रखा हुआ है, आपकी 4 उंगलियां नजर आ रही हैं, रखो आप, उसमें कोई मसला नहीं है। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, टीवी की तरह अब आपको देखा जा रहा है, अब कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। इधर उधर नहीं, उधर उसी तरह नजर आ रहा है, इधर। अच्छा जी, अब दांत उसके मुझे नहीं पता कितने हैं। एट द कमेंसमेंट डेट के ऊपर लेसी शेल रिकॉर्ड अ राइट ऑफ यूज एंड अ लीज लाइबिलिटी। दो चीजें रिकॉर्ड करेगा, राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी। अच्छा जी, अब आरओयू के अंदर क्या क्या जाता है? एट कमेंसमेंट डेट लेसी शेल मेजर द आरओयू एट कॉस्ट। अब एक सवाल आएगा आपसे पेपर में कि आरओयू की इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, तो अंडरलाइन कर लें, कॉस्ट पे। अब सवाल यह है कि आरओयू की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? आरओयू की कॉस्ट अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर देखें, उधर मुझे रो नंबर बतानी पड़ेगी। फिर भाई ये रो के ऊपर ना स्टिकर लगा दें, रो नंबर, ताकि मैं इधर से बता दिया करूं, ये लोग रो नंबर देख लिया करें, फलां रो में मसला है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज शैल कंप्राइज। कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में ये चीजें आएंगी। आरओयू के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? आरओयू के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? अच्छा, ये डिस्कशन ना आपसे एक दफा हो चुकी हुई है कि आरओयू के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। इससे पहले ना पीवी ऑफ एलपी मिसाल के तौर पे निकलती है। अब पीवी ऑफ एलपी के अंदर क्या आता है? पीवी ऑफ एलपी के अंदर क्या आता है? पीवी ऑफ एलपी के अंदर डाउन पेमेंट भी आ सकती है, रेंटल भी आ सकते हैं, जीआरवी भी आ सकती है, और परचेज ऑप्शन की प्राइस भी आ सकती है, और टर्मिनेशन की पेनल्टी भी आ सकती है। ठीक है, टर्मिनेशन की पेनल्टी भी आ सकती है, और इंसेंटिव माइनस होता है, लीज इंसेंटिव माइनस होता है, और टर्मिनेशन की पेनल्टी। डाउन पेमेंट, रेंटल माइनस लीज इंसेंटिव। इंसेंटिव आता था लीज में, हम उसे रेंटल में से माइनस कर देते थे। अगर शुरू में आ रहा है तो डाउन पेमेंट में से भी माइनस कर सकते हैं, बस वो डिपेंड करता है किस दिन मिल रहा है। ये सारी चीजें निकाल देती हैं एलपी, फिर हम उनकी पीवी निकालते हैं। अब आरओयू वाली बास्केट में सिर्फ ये नहीं जाना, मैंने निकालनी है आरओयू की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ आरओयू, ऊपर देखते हैं एक मिनट, कॉस्ट ऑफ आरओयू इज सम ऑफ पीवी ऑफ एलपी इज सम ऑफ लॉयर फीस, कमीशन टू ब्रोकर। कल आईडीसी की एग्जांपल्स पढ़ी थी। इंस्टॉलेशन, ये मैंने कभी बताया नहीं आपको, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इंस्टॉलेशन में ना ये असल में वर्किंग 1 और वर्किंग 2 है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं वर्किंग 1 और 2 में वो चीजें आनी है और बाकी चीजें अलग से सवाल में आनी है। इंस्टॉलेशन, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी इंस्टॉलेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी इंस्टॉलेशन। जरा आप अब 3 उंगलियां नजर आ रही हैं, कोई नहीं, रखो पांव उधर ही रखो। लेफ्ट वाला पांव रखा हुआ ना आपने? जी बिल्कुल, ये भी नजर आ रहा है, राइट वाला, सॉरी, हाँ राइट वाला, इधर से मेरी थोड़ी अलाइनमेंट आउट हो गई थी। एक और चीज आनी है, पेमेंट बिफोर लीज कमेंसमेंट। पेमेंट बिफोर लीज कमेंसमेंट, ये डाउन पेमेंट का भी बाप है। डाउन पेमेंट तो क्या होती है? जिस दिन लीज शुरू हुई, डाउन पेमेंट से भी पहले कई दफा लेसी लेसर को पेमेंट कर देते, भाई ये पैसे पकड़े, खुदा के लिए मेरी लीज पक्की करें। लेसर कहता है यार ये ठीक है, ये रख लेता हूं मैं, ठीक है, तो इसको भी डायरेक्ट आरओयू की कॉस्ट में डाल दें। बेहतर है कि इसको लाइबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, इसको लाइबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये एडजस्टमेंट कभी आई नहीं, लेकिन सिंपल इसकी एंट्री कर दें, आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं, लीज लाइबिलिटी में ना डालें इसको, डायरेक्टली आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। आप इसको, मैं रिश्वत तलस नहीं बोलना चाह रहा था, मैं मिसाल दे रहा हूं, इसको रिश्वत समझ लें कि लेसी ने लेसर को रिश्वत दिया, तेरी मेहरबानी ये लाख रुपए पकड़, ये ऐसा किसी को लीज में नहीं देना, ये मुझे चाहिए। हो सकता है कि ऐसा जबरदस्त किस्म का एसेट, तो ये डाउन पेमेंट का भी बाप है। तो आप बता दें आरओयू की कॉस्ट इज सम ऑफ पीवी ऑफ एलपी प्लस लॉयर फीस प्लस इंस्टॉलेशन पेमेंट मेड टू लेबर प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंस्टॉलेशन प्लस पेमेंट्स मेड बिफोर, यानी डाउन पेमेंट से भी पहले की गई पेमेंट। इन सारी चीजों को
इन सारी चीजों को जिनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, वर्किंग 1 और 2 में नहीं डालना। वर्किंग 1 और 2 में तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो पीवी ऑफ एलपी में ये वाली चीजें आती हैं। चलें जी, बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, नोट कर लें। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। चलें जी, मैं देखता हूं दूसरी क्लास ले। इस वक्त ब्लू कलर के मोबाइल से जरा आप तस्वीर ले रहे हैं, और बताएं जरा, आप जरा तस्वीर दोबारा लेना, 1 मिनट, मुझे नाम उसका आता है। कैमरे के 2 मुंह हैं, 3 मुझे 2 3 हाथ खड़े करो, 3 है 2 है, जरा उंगली से बताओ। 3, एक्सेलेंट, मुझे भी 3 ही लग रहे हैं, गुड। आपसे मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हैं, बस इसकी कसर रहेगी अब। माना मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं, व्हाट डू यू। अंत तक मेहनतें करनी पड़ती हैं आपको, दिन रात। आप, मैं तो खुश हो रहा होता हूँ, लोग पीआरसी में मोटरसाइकिल पे आ रहे होते हैं, तो हमें मॉड्यूल A B C जो 1.5 साल होता है इंटर का, मोटरसाइकिल का शक्ल भी नहीं देखी थी कभी। बसों पे जा रहे होते थे, बल्कि कई दफा ऐसा भी होता था मैं तो हैरान होता हूँ ये आप लोगों का टाइम कितना सेव हो रहा है। और बसों पे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बड़ा बस पे ऐसा भी होता था कि रास्ते में 1:30 बजे की नमाज आती थी, फिर हम बस रुकवा लेते थे, बस रुकवाते थे, वो बस चली जाती थी, हम 1:30 बजे की नमाज पढ़ के उधर बरकत महा नहीं, उसके पास अकबर चौक के पास उधर जाते थे, 1:30 बजे उतर के नमाज पढ़ते थे, फिर 1:45 बजे नई बस पकड़ते थे, फिर घर जाते थे। तो अब ये सब कुछ करना पड़ता है, जाहिर बात है, अल्लाह को भी तो खुश करना है। अब ये तो नहीं कि आप बस में बैठ गए तो बीच में नमाजें आ रही हैं तो चल छोड़ी जाओ, तो ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ साथ ही करना है। अब आप लोग पता नहीं, मोटरसाइकिलों पे भी आ रहे हैं, मजे से आ रहे हैं, टाइम भी इधर से बच रहा है, और फिर भी घर जाके नहीं पढ़े। और कलमा चौक से जब हम बैठते थे फिरदौस मार्केट के लिए, तो वैगन में मुर्गा बन के जाना पड़ता था। नहीं, वैगन में आप इतना लंबा बंदा खड़ा तो नहीं हो सकता, और सीट भी नहीं होती थी, तो वो मुर्गा बन के जाना पड़ता था। आप लोग तो मजे लगे हैं आप लोगों को। ओके, लेकिन जहां पे पैसे खर्च नहीं होते थे वहां पे फिर खर्चे जाते थे। मिसाल के तौर पे आपने पेपर देने के लिए जाना है, तो उससे पहले ही मैंने टैक्सी वाले से बात की होती थी। उस जमाने में टैक्सी भी कोई 13, 14, 1500 की मिलती थी, जो उबर क्रीम चल रही होती थी। वो टैक्सी वाला पेपर देने से पहले घर के बाद पहुंचा होता था, तो रास्ते में पढ़ते हुए जा रहे होते। फिर जहां पे पैसे खर्च नहीं है वहां पे खर्च नहीं है। चलें आगे पढ़ें जी। इनिशियल मेजरमेंट एट द कमेंसमेंट डेट, जब लीज शुरू हो तो लेसी शेल मेजर द राइट ऑफ यूज एट कॉस्ट। लेसी आरओयू को किस पे रखेगा, बोले लेसी शेल मेजर आरओयू एट कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ आरओयू शेल कंप्राइज अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, मतलब कि पीवी ऑफ एलपी। अमाउंट ऑफ, ये लफ्ज ना याद करें क्योंकि एमसीक्यू में आता है, अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। अच्छा, इसके बाद एनी लीज पेमेंट मेड एट, डाउन पेमेंट को भी इसने तो जिक्र कर दिया, हम वो उधर ही डाल देते हैं, खैर है। एनी लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट। इस रो में आ जाए, टाइम पे आएगा इस रो में, तो जगह बनाते हैं उधर। एनी लीज पेमेंट मेड एट, इसने डाउन पेमेंट इसमें कवर कर दिया, कोई मसला नहीं, आप रिलैक्स रहें, आप बस न्यूमेरिकली याद रखें क्या बात है। एनी लीज पेमेंट मेड एट कमेंसमेंट डेट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट। ये भी किसमें चली जानी है, बोले आरओयू की, लेस एनी लीज इंसेंटिव। लीज इंसेंटिव असल में शुरू में ही दे दिए जाते हैं, तो वो कहते हैं लेस कर दो उनको। नेक्स्ट, एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी, एनी एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय लेसी इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द अंडरलाइंग एसेट एंड रिस्टोरिंग द साइट। ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, तकरीबन 3 दिन लगते हैं ये पढ़ते हुए, इसकी जनरल एंट्रीज। ओके, अब एक थोड़ा सा ना थ्योरी के एतबार से आपने चीज को और तरीके से जहन में रखना है, न्यूमेरिकल के एतबार से और तरीके से जहन में रखना है। ये मैं आपको न्यूमेरिकल के एतबार से समझा दिया है कि न्यूमेरिकल में आपने किन चीजों को कहां कहां लेके चलना है। इन सारी चीजों को आपने डाल देना है पीवी ऑफ एलपी में,
और ये वाली चीजें फिर जमा करके आरओयू की कॉस्ट बन जाएगी। ये न्यूमेरिकल के एतबार से डिस्कशन है जो हम सारी क्लासों में करते आए हैं। थ्योरी के एतबार से ना ये जरा 3-4 लफ्ज याद कर लें, और अगर याद नहीं करने तो कोई मसला नहीं, पैरा 24 को स्टार लगा लें, पैरा 24 स्टैंडर्ड में जाके खोल लीजिएगा, घर जाके उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आप थ्योरी के एतबार से बोलें आरओयू में क्या क्या जाना है। नंबर 1 इनिशियल मेजरमेंट ऑफ, एक दो ना एमसीक्यू आए हुए हैं कि आरओयू में क्या जाने क्या नहीं जाना, इसलिए ये बार बार करा रहा हूं। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, लीज पेमेंट मेड एट डाउन पेमेंट टाइप और बिफोर कमेंसमेंट, लेस एनी लॉयर फीस पेड या कमीशन ब्रोकर को पे किया, और फ्यूचर में जो डिसमेंटलिंग करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये चीजें आरओयू में जानी है। अब एक सवाल आता है कि लीज लायबिलिटी किस पे मैयर होगी। एट कमेंसमेंट डेट लेसी शेल मैयर द लीज लायबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इस लीज लायबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, ऐसे एरो डाल के, लीज लायबिलिटी शेल बी एस्टिमेटेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स that are not paid at that date। कुछ तो होगी होंगी ना पे, कुछ तो होगी होंगी पे, इनको तो लाइबिलिटी नहीं कह सकते मेरे ख्याल से, शायद इसको लाइबिलिटी नहीं कह सकते। देखें लीज शुरू होने से पहले ही मैंने उसको जाके पैसे दे दिए, इज इट अ लीज? नहीं, ये डाउन पेमेंट का बाप की बात हो रही है, डाउन पेमेंट के भी बाप की बात हो रही है। तो डाउन पेमेंट से पहले अगर कोई पैसे दे दिए, क्या इसको लाइबिलिटी कह सकता हूं या ये पेमेंट है? तो ऐसी स्टैंडर्ड बनाने वाला ना बहुत ही ज्यादा बारीक बीन हो गया। कहते हैं लीज लायबिलिटी वो होती है जो लायबिलिटी और अभी तक पे ना हुई हो। मेरे ख्याल से ये सारी अभी पे होनी है, ये भी कमेंट्स होते ही डाउन पेमेंट फौरन पे होनी है, और ये पे हो चुकी है। बहरहाल जो छोड़ने पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्काउंटिंग बाय लेसी को छोड़े, बड़ी दफा बात कर ली हुई है। डिस्काउंटिंग लेसी ने कैसे करनी है? इंप्लिसिट रेट अगर पता हो लेसर का वो यूज कर ले, लेकिन अगर ना पता हो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आफ्टर कमेंसमेंट डेट, लीज इंसेंटिव डाउन पेमेंट या रेंटल में से आप माइनस कर लो, जहां मर्जी, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर रेंटल एडवांस में है तो वहां से माइनस कर लो, अगर डाउन पेमेंट है तो फिर डाउन पेमेंट से माइनस कर लो, यानी लीज के शुरू वाले में से वो बता देते हैं माइनस कर लो जिसने लीज शुरू हुई है। आफ्टर कमेंसमेंट डेट अ लेसी शैल मेजर द राइट ऑफ यूज अप्लाइंग अ कॉस्ट मॉडल अनलेस इट अप्लाइज ईदर ऑफ द मेजरमेंट मॉडल्स। अब जी आरओयू में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अगर आपने कोई प्लांट लिया हुआ है, अगर आपने कोई फर्नीचर लिया हुआ है, फर्नीचर लो वैल्यू है लेकिन ठीक है, कोई लिख सकते हैं हम, इसमें कोई मसला नहीं। अगर आपने कोई कंप्यूटर लिया हुआ है, क्योंकि वो लो वैल्यू वाले तो चॉइस अवेलेबल है ना, मेन मॉडल भी लगा सकते हैं। अगर आपने कोई कंप्यूटर लिया हुआ है, अगर आपने कोई लैंड लीज पे ली हुई है, अगर आपने कोई बिल्डिंग लीज पे ली हुई है, तो इनमें आपके पास चॉइस है, ईदर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, IS 16 टाइप का। इनको कॉस्ट पे रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। लेकिन अगर आपने यू obtained land or building on lease, बोलिएगा on lease, and then rented out further, तो अब आप बताएं क्या करें? If a lessee applies fair value model in IS 40 to its investment property, the lessee shall apply the fair value model to ROU। इधर भी आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि आप इधर किस पे रख लें, क्योंकि IS 40 में अगर चीज चली जानी है तो वहां आपको पता है ऑप्शन अवेलेबल है, इधर कॉस्ट नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल। जी कुछ बच्चों ने बोला था, नहीं इसलिए बोला, और फेयर वैल्यू मॉडल। ये क्या बात है, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग दोनों जगह लिख दी है। अब तसल्ली से सुनिएगा, जो मर्जी एसेट आप लीज पे ले लें, आपकी मर्जी है कॉस्ट पे रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। वैसे हमने हमेशा कॉस्ट पे रखा है, आज तक कभी से रिवैल्यूएशन डाली नहीं हमने लीज में। और अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग लेकर आगे लीज पे दे दी है तो, और अगर लैंड एंड बिल्डिंग अपने पास रख ली, आगे लीज पे नहीं दी, तो फिर कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। ये तो लिख लो, फिर मैं सवाल लेता हूं। जरा आप क्या कर रहे हैं? वो किताब के सफे आगे पीछे कर रहा है।
जरिए आप क्या कर रहे हैं यार, हाथ दोगी यार। यानी कि बड़ों की बात को पकड़ लेते हैं और फिर बड़ों को भी लगा देते हैं मौका आने पे। ऑब्वियसली लगा देना चाहिए। क्या क्या बोले ये? किन किन स्कूलों की पैदाइश है ये भी नहीं समझ आ रही। कहाँ आपके घर वालों ने तो नहीं ऐसी तरबियत की होगी, ये स्कूलों में दोस्तों ने खराब किया होगा आपको। नहीं, रिवोल्यूशन मॉडल हमने वैसे करना है उसमें IS-12 में भी इंशाल्लाह, तो इसकी भी बात कर लेंगे। आज से इंशाल्लाह IS-12 स्टार्ट होगा। क्या लीज होगी आपको? ज्यादा होगी है अभी तो। सेल एंड लीज पे काई के अपने सिलेबस से उड़ा दी हुई है। लीज तो आप उस समय सीए फाइनल में पढ़ेंगे सही, ये तो बरकत के लिए पढ़ा रहे हैं थोड़ी सी। किसके बारे में? इंसेंटिव जो हैं, आप पास पेपर का क्वेश्चन करना 14 या 15 हैं, कोल लिमिटेड वाला लिख लो, उसमें आप देखना रेंटल में से माइनस हुए में रिवाइज करना, वहां से याद आ जाएगा। 13 है, पता नहीं कौन सा कोल लिमिटेड वाला सवाल है। ओके, बस रोजाना आना जरूरी होता है। जो हाइब्रिड वाले कल नहीं आए, जरा चेहरे नीचे कर लें शर्म से। जरा आपने नहीं किया जी ना, मैं तो नहीं भी बताऊंगा क्लास के बाद आना। तो फिर एक बता पूछेगा जीआरबी क्या होती थी उसमें, वो बोला मुझे जरा भूल रहा है, बता दें। तो इसमें यही शुरू हो जाएगा पूरी क्लास में। आफ्टर कमेंसमेंट डेट LSE should measure the right of use applying a cost model unless it applies either of the following models. कॉस्ट मॉडल में क्या करना है? कॉस्ट माइनस accumulated depreciation and any accumulated impairment लॉस। डेप्रिसिएशन की डिस्कशन इंशाल्लाह बड़ी दफा हो चुकी हुई है। मैं आपको मेन बात हाईलाइट करा देता हूं। आपने यूजफुल लाइफ पे भी डेप्रिशिएट करना होता है कभी कभी, और कभी कभी आपने डेप्रिशिएट करना होता है शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म। एक मिनट। The lessee should depreciate the right of use from commencement date to the earlier of the end of useful life और the lease term। शॉर्टर की जगह उसने earlier लिखा हुआ है। तो बस ये दो बातें हैं, छोड़े परे, ये कई दफा पढ़ी हुई हैं, ये समरी में भी डिस्कस हुई है। अच्छा, आपने लीज वाले एसेट को इंपेयरमेंट ऐसे भी गुजारना है। अगर सवाल कहते हैं इंपेयर हो गया, इसको काट दें, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, काटना इसको। वेरिएबल लीज पेमेंट्स पर पढ़ ली थी ना, एक चीज को बार बार हर जगह तो नहीं पढ़ना होता। अदर मेजरमेंट मॉडल्स, अगर एक लेसी अप्लाई करता है फेयर वैल्यू मॉडल इन IS-40, अगर आप IS-40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं, तो फिर लीज पे ली गई लैंड एंड बिल्डिंग जो आगे किराए पे दे दी है, उस पे भी कंसिस्टेंसी के लिए कौन सा मॉडल लगाएं? फेयर वैल्यू मॉडल। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे वो लगा रहे हैं, तो फिर आप बीइंग अ लेसी भी कौन सा मॉडल यूज कर लें? फेयर वैल्यू मॉडल। लेकिन जो चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे मीट करे, कौन सी चीज मीट करती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में? मीट करती है लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन। नहीं, फिर राइट ऑफ यूज प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं आएगा, फिर फेयर वैल्यू पे आएगा। लेकिन इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करनी है। ये कौन सी मेजरमेंट की बात हो रही है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। If right of use asset relate to class of PPE to which we apply revaluation model in IS-16, तो LSE may elect to apply that revaluation model to all right of use assets। फिर right of use पे भी कौन सा लगा दें? आप बताएं। अगर IS-16 में रिवोल्यूशन मॉडल लगा रहे हैं तो ROU वाली चीजों पे भी तसल्ली से बात सुनिएगा। एक एंटिटी ने 2 प्लांट खरीदे हुए हैं, उनको रिवोल्यूशन मॉडल पे रखा हुआ है, तो अगर एक प्लांट लीज पे लिया हुआ है तो उस पे भी। अगर एक एंटिटी ने लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो खरीदी हुई है और IS-40 के मुताबिक वो रेंट पे आगे दी हुई है, तो उसको अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहे हैं, तो अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे लेके आगे लीज पे दे दी है, उस पे भी फेयर वैल्यू मॉडल। अब आपने आधा घंटा जरा अटेंटिव रहने, मार्कर देना जिससे निकाल के।
एक डिस्कशन है, शायद आप इसे आखिरी समझ लें। लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज। लीज लीज भी है या नहीं है। इसके बाद अगली बात है कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, और फिर अगली बात है कि ये शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट है। पहला तो सवाल है पता चलाओ लीज भी हुई है या नहीं। इसके लिए दो टेस्ट हैं, इसके लिए दो टेस्ट हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और दूसरा टेस्ट कंट्रोल टेस्ट। कितने टेस्ट? दो टेस्ट, नोट करने दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और दूसरा टेस्ट कंट्रोल टेस्ट। डस्टर है कोई दूसरा पड़ा हुआ? किधर है? ओके, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन एसेट की एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, और आइडेंटिफिकेशन इम्प्लिसिट भी हो सकती है। देखते रहिएगा जब। ये दो एसेट पड़े हुए थे, ये दो एसेट पड़े हुए थे। लेसर ने कहा लकड़ी वाला जाके ले लो, प्लास्टिक वाला ना लेना। लकड़ी वाला ले लो, प्लास्टिक वाला ना लेना। आप बताएं आपको क्या लग रहा है, आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिट है या इंप्लिसिट है? एक्सप्लिसिट है, वाज़े तौर पे पता चल रही है, वाज़े तौर पे पता चल रही है। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि लेसी कोई एसेट लीज पे लेने जाए तो लेसर उसको कहे अच्छा यार जाओ तुम्हें डस्टर दिया। अब ये बाहर जाके देखे तो डस्टर ही एक पड़ा हुआ है, बाकी चीजें तो मार्कर है ना, तो चीज ही एक पड़ी हुई है। या फिर लेसी को पता है कि लेसर ने मुझे देनी ही कौन सी चीज है, इसके पास और कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इम्प्लाइड, तो वाजे तौर पे भी लेसर बता सकते हैं फलां एसेट ले लो, या कई दफा बातें करते करते अंदाजा हो जाता है कि किस बंदे की जो है वो बात हो रही है। ठीक है, अब कई दफा रिश्ता लेने के लिए घर में आते हैं बेटी का, अब पहले से बातें चल रही होती हैं, अब एक्सप्लिसिटली उधर नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ऑब्वियसली इतने अरसे से बात चल रही है, पता चल जाता है जी किसकी बात हो रही है। आप लड़कों का भी रिश्ता लेने आते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसे ना शक्ल ना आया कर। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट। लेसर को एसेट बदलने का हक नहीं होना चाहिए, लेसर को एसेट बदलने का हक नहीं होना चाहिए। मैंने 5 साल के लिए ये मशीन लीज पे ले ली, 5 साल के लिए मशीन लीज पे ले ली। लेसर ने पहले साल के एंड पे कहा यार ये वाली तरह वापस कर दो, ये वाली ले लो। हमने कहा क्या मतलब, हाउ डेयर यू, क्या ये चीज मेरी नहीं है 5 साल के लिए? अच्छा, कहते चलो तो अगले साल फिर ये वाली ले। तो पागल बनाया हुआ तुमने मुझे। तो लेसर के पास सब्स्टिट्यूट करने का राइट नहीं होना चाहिए। चलें जी, रिपीट। लीज लीज भी है या नहीं, इसके लिए पहली शर्त दो टेस्ट परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका, या एक्सप्लिसिटली बता दें फलां चीज है, या इंप्लाइड होकर चीज ही एक पड़ी हुई है तो वही है। दूसरी बात, लेसर के पास एसेट को बदलने का हक नहीं होना चाहिए। डूज भी देखने हैं, डोंट्स भी देखने हैं। मैं डोंट कह रहा हूं, डोंट। लेसर के पास एसेट को बदलने का हक नहीं होना चाहिए। अगला टेस्ट कौन सा है जी? कंट्रोल टेस्ट। इसमें मैं अल्फाज वही लिखता हूं जो बुक में लिखे हैं। पेज निकालने, कौन सा पेज है किसी को पता है? 64। आपका एक चीज पे कब्जा कब साबित होगा? कंट्रोल का उर्दू में मतलब है कब्जा। छोड़ो, पेज बाद में देख लेना। आपका एक चीज पे कब्जा कब साबित होगा? When lessee has right to obtain तकरीबन सारे बेनिफिट। मिसाल के तौर पे लेसर ने आपको एक मशीन, एक बस किराए पे दे दी 5 साल के लिए। अब लेसर ने आपको कहा यार मादरत, वो ना दूसरे साल के ना तीसरे महीने में दोपहर को मेरी शादी है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए बस चाहिए होगी।
लेसी का कोई मसला नहीं, सारे बेनिफिट्स तो मैं ही ले रहा हूँ 5 साल में। वो 1-2 घंटे के लिए आपने अगर बेनिफिट उसे लेना तो ले लेना, कोई मसला नहीं, ले लेना, मेरे पास आ जाना, मुझे भी साथ ले जाना, तो मेरी भी करा देना। अच्छा, तो लेसी हैज, मुस्कुराता क्यों नहीं तो, लेसी हैज राइट टू ऑब्टेन तकरीबन सारे बेनिफिट्स। इसका क्या मतलब है? लेसी क्या कर रहा है एसेट को? अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल करे। इसे साबित हो रहा है कि किसका कंट्रोल है? लेसी का। अच्छा जी, अच्छा फील करें ये सारी चीजें ना लेसी को स्ट्रांग कर रही हैं। लेसी को पता होना चाहिए उसे क्या मिला है। लेसर के पास बदलने का हक नहीं होना चाहिए। लेसी की चले एसेट पे, फील हुआ? कराऊं? फिर मैंने करा देना आगे। तो ये सारी चीजें लेसी को क्या कर रही हैं? स्ट्रांग कर रही हैं, ताकि साबित हो जाए ये लीज क्या है, लीज है। और अगर बार बार लेसर पंगे ले रहे हैं एसेट से, कभी कह रहे ये वाला, कभी कह रहे वो वाला, कभी ये कभी वो। अच्छा, इसके बाद अगली चीज, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं सवाल, अभी नहीं सवाल। लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट द यूज। लेसी के पास एसेट के यूज करने की डायरेक्शंस उसके हाथ में होनी चाहिए। कई दफा होता है आप एसेट से बेनिफिट ले रहे होते हैं, लेकिन बेनिफिट लेने के बाद, अच्छा घरों में नहीं कभी सुना तुम किसके इशारों पे चल रहे हो? अरे शादी नहीं हुई अभी। अच्छा, तो लेसी के पास, लेसी के पास ये राइट होना चाहिए कि वो एसेट पर अपनी मर्जी चला सके। बेनिफिट्स लफ्ज अलग है, एक बेनिफिट्स लफ्ज है, इधर क्या है? डायरेक्ट द बेनिफिट्स भी ले सके और उस पर अपनी मर्जी भी चला सके। खाली बेनिफिट्स लेना काफी नहीं है, अगर मर्जी चलाने के लिए बार बार, मिसाल के तौर पे लेसर ने लेसी को कहा यह एसेट तुम्हारा है, इससे जितने बेनिफिट आएंगे तुम्हारे, ये मशीन तुम्हारी है, इससे जितने यूनिट्स आएंगे तुम्हारे। लेसर शाम को गया, ओए मशीन क्यों चलाई हुई है? क्या मतलब है? मैंने लीज पे, मैंने लीज पे ली, मेरी मशीन इतनी चला रहे हो? नहीं नहीं नहीं। तो आपने कहा सारे बेनिफिट्स मैंने लेने हैं। कहते सारे बेनिफिट जब मैं कहूंगा तब चला के लेना। वो ले लेना, बेनिफिट मैं लेने से मना नहीं कर रहा, लेकिन बात मेरी मानो, जब मैं कहूंगा तब चलेगी, वरना नहीं चलेगी ये मशीन। इसलिए लेसी को मजबूत करें 4 चीजों से। लेसी को बताएं उसे आपने क्या एसेट दिया है। लेसर को मना करें कि लेसी से वापस ना ले एसेट बार बार। लेसी को ताकत दें कि वो सारे बेनिफिट्स ले सके, और लेसी के पास एसेट को इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्शंस देने का हक होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें पाई जा रही हैं तो लीज इज अगर इनमें से एक बात भी मिसिंग है चारों में से तो लीज इज और अगर लीज नहीं होगी तो फिर वो बचपन वाली एंट्रीज कर दिए करेंगे हम, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर वो रेंटल एग्रीमेंट है, दैट इज नॉट अ लीज एग्रीमेंट। फिर वो IFRS 16 टाइप को लीज एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए लीज के डिस्क्लोजर्स नहीं लगेंगे, लीज की सारी काउंटिंग नहीं होगी उसकी। फिर वो रेंट एक्सपेंस वाली बचपन में जो एंट्री सीखी थी वही वाली कर लेंगे, नोट कर लेंगे जी। अब आप पूछें नहीं, लेसर बस ऐसे बता दे, चाहे उंगली से इशारा करके बता दे, चाहे लेसी नजर मारे और जाके कहे यार ये 3 ट्रैक्टर खड़े हुए, मैंने तो ट्रक मांगा था, वो ये है बस। लेसी स्ट्रॉन्ग कैसे कि लेसी को पता चल गया कौन सी चीज है, लेसी को पता चल गया कौन सी चीज है। अब सारे मोटरसाइकिल खड़े हैं, मैं आपको ये फला वाला मोटरसाइकिल मैं आपको लीज पे दे रहा हूं, यू विल फील रिलैक्स। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मुझे पता चल गया कौन सी चीज है, मैं किसी को नहीं छेड़ने दूंगा। तो दीज ऑल 4 आर गुड साइंस फॉर लेसी। जरियाब ने इस वक्त पांव उतार लिया हुआ नीचे, दोनों पांव रखो, जरियाब से पिछले वाले भाई दीवार के साथ टेक लगा, और ये यार मजे से क्लास ले, में तुझे मना किया है, ले दोबारा टेक लगा, बस दीवार का ध्यान रखिए गिरना जाए, दोबारा टेक लगा। ये 3rd रो में फिर बातें हो रही हैं दूसरी वाली हाइब्रिड क्लास में, बार बार मना करना पड़ा है, कल से अलग बैठे। अच्छा जी, कैमरा चेंज करवा दें। कवा तीनों सुनावा नो कवा हाइब्रिड नो सुनावा फिजिकल नो। तो ये सिर्फ उनसे नहीं कहा जा रहा होता, आपसे भी कहा जा रहा होता कि अटेंटिव रहें। जो पंजाब वाले मुहावरे बना गए हैं ना, पश्तो में भी होंगे लेकिन हमें आते नहीं। वो है कोई कवा तीनों सुनावा नो मुहावरा कोई? कौन सा?
अब बता देंगे हमें क्या पता चला है? क्या मोरी था ते मोरा ते ना मोरा। उर्दू लैंग्वेज है कमाल। चचा, ताया, फूफा, अंग्रेज अंकल, फूफा केड़े अंकल, वो अंकल। अच्छा, नोट कर लें यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। मैंने कहा नोट कर लें यहां से लेके यहां तक। वो कहते हैं बड़ी बात बताई यार। ये आप अपनी कंपनी चेक करो, किन दोस्तों के पास बैठते हो। शुक्रिया। अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, हाँ जी, ओए हुए मारा, इधर रखना था कैमरा। कोई नहीं, खैर मुझे तो देखते रहते हैं। ये तरफ रखना था, ये अभी आया है। हो शायद के हाँ, बड़ा मोबाइल यूज कर रहा है हाइब्रिड में बैठ के, चपेट मारेगा इधर से। अच्छा, ना ढूंढो ना, तुम्हें नहीं कह रहा सेकंड लास्ट रो, तुम आगे पीछे देखने लगे हो। अच्छा जी, इधर आए, नोट करें, अभी करने दें उनको। उधर जाएं, इधर आए, चलें जी पढ़ें। पहले समरी पढ़ लेना, पेज 66, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और दूसरा कंट्रोल टेस्ट। पहले क्या देखना होता है? इज एसर आइडेंटिफाइड एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली? नो। क्या होना चाहिए फिर? इट इज नॉट अ प्लीज। अच्छा, एसेट आइडेंटिफाइड, अल्लाह का शुक्र है एसेट पता चल रहा है। एसेट कौन सा है? लेसर के पास एसेट बदलने का हक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये बात लेसी को मजबूत कर रही है, लीज की तरफ जा रही है, लीज बनने की तरफ जा रही है। लेसर के पास एसेट बदलने का हक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है वो एसेट बदल नहीं सकता। लेसी विल फील मोर कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता लेसर के पास एसेट बदलने का हक है, और हर जगह आपने देख लिया हमने यस लगाया, सिर्फ एक जगह क्या लफ्ज लगाया? नो का लफ्ज लगाया। अच्छा, बिलफर्ज एसेट भी पता चल गया कौन सा है, लेसर उसको बदल भी नहीं सकता। तो अब फिर दो सवाल और पूछें, क्या लेसी सारे बेनिफिट लेगा और लेसी ही डायरेक्शंस दिया करेगा? तरतीब थोड़ी आगे पीछे होगी मादर। लेसी ही डायरेक्शंस दिया करेगा। अगर इन दोनों बातों का जवाब ही, तो क्या बन गया? इट इज अ। और कहीं भी इनका जवाब क्या बन जाए? नो बन जाए, तो इट इज नॉट अ लीज। आई कैप का मनपसंद एरिया बन चुका है ये। 2 से 3 नंबर का कभी एमसीक्यू आ रहा है, कभी पास पेपर का सवाल आ रहा है इसमें से, तो ये उसका बड़ा मनपसंद एरिया बन चुका है। ली से सवाल 16 से 17 नंबर का आ सकता है। एमसीक्यूज डाल के यही ग्रेड तो उसने यही रखी हुई है। पढ़े जी पेज 63 पे। ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट मजे की डिस्कशन हुई आज। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा तो एन एंटिटी शैल असेस। हाँ यार, अपना वो लेसर के लिए एंटिटी का लफ्ज यूज करेगा, बल्कि सप्लायर का, और लेसी के लिए कस्टमर का लफ्ज यूज करेगा, क्योंकि फिर हो सकता है लीज ना होना, फिर वो लेसर लेसी तो नहीं है। अब ये दो लफ्ज आने हैं बार बार, क्योंकि लेसर एसेट देने वाला है तो उसे सप्लायर कहेंगे, लेसी एसेट तो उसको कस्टमर कहेंगे। एंटिटी तो दोनों है, एंटिटी तो लेसर भी है लेसी भी है। अब ये दो लफ्ज यूज करेगा क्योंकि लीज नहीं होनी ना। जब लीज नहीं होनी तो फिर लेसी लेसर का लफ्ज ही फारग है। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एन एंटिटी शैल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक शादी नहीं हो जाती, दुल्हा दुल्हन तो नहीं कहते, लड़का लड़की, शादी होने के बाद दुल्हा दुल्हन। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एन एंटिटी शैल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट खुद अपने अंदर लीज है या लीज लगता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज और इट कंटेन्स अ लीज इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल, कंट्रोल टेस्ट एंड आइडेंटिफाइड एसेट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट भी पास होना जरूरी है
और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पास होना जरूरी है। आगे आइडेंटिफिकेशन में भी दो बातें, कंट्रोल में भी दो बातें, लेकिन वो नीचे जाके देखते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लीज एक अरसे के लिए होती है, इन एक्सचेंज फॉर पैसे, उसमें लेसी पैसे दे रहा होता है और लेसर अपना एसेट दे रहा होता है। एक टेस्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन और एक टेस्ट हो गया कंट्रोल टेस्ट। साथ वाले ने हाइलाइटर माशाल्लाह ले लिया हुआ है, आप भी मोबाइल का केसिंग बेच के हाइलाइटर ले लें। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन कैन बी और बोले explicit or identification can be implicit. The contract might name a specific asset. The contract might name a specific asset. या हो सकता है ये भाई ही एक हो, जब रिश्ता लेने आए तो इसी की बात होनी है, ना भी नाम लिया जाए दानिश का तो पता चलेगा जब रिश्ता लड़के का लेने आया तो लड़का है ही क्या, नहीं भाई ही एक है, एक हो वैसे। अच्छा चलो assume कभी मैं, the contract might name a specific asset और specific asset could simply be implied through it being made available। या लेसर अगर लेसी को मेड अवेलेबल करते हैं, यार यही ये ले जाओ बस यही है, तो फिर वही एसेट है। एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड अगर लेसर उसको बदले, बदल सकता है मतलब लेसर एसेट इज नॉट, बोले एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड, asset is not identified if lesser substitute कर सके। अगर ये आप हाईलाइट कर लें तो ये भी काफी है। asset is not identified if supplier can substitute। अगर सप्लायर एसेट को बदल सकता है तो बोले फिर ये एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है। हाँ वो अगली बात है, आइडेंटिफाइड नहीं है तो लीज नहीं है, वो अगली बात है। नहीं वो लेसर के बारे में बस ये बात करें। इसमें दो बातें हैं, प्रैक्टिकल एबिलिटी एंड वुड बेनिफिट एंड लेसर, क्यों जगह बनाओ, एंड लेसर वुड बेनिफिट। प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए और लेसर वुड बेनिफिट, और लेसर को उससे फायदा हो। प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए और लेसर को उससे, ये असल में मैं सारा बात करने लगा हूं, इसमें ना ये कोई कंडीशन अभी नहीं है, मैं इसकी ना दो बातें आपको बता रहा हूं, इसको आप ब्रैकेट में भी शक ले लें। प्रैक्टिकल एबिलिटी एंड लेसर वुड बेनिफिट, ये इसकी एक तफसील है। इस तफसील को आपने ये लाइन पढ़े बगैर समझना है। लेसर ने होंडा एटलस कार को मशीन लीज पे लेके दी, होंडा एटलस कार ने मशीन इंस्टॉल कर ली, गाड़ियां बननी शुरू हो गई। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लेसर इस मशीन को सब्स्टिट्यूट कर दे? सोचे जल्दी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है इसको सब्स्टिट्यूट कर दे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो इतनी हैवी डी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हो जानी है, नई मशीन मंगवानी, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी इंस्टॉलेशन, तो नया स्टेप है पूरा। यानी कि आप एक घर की बेसमेंट बना के आप कहें यार ये दोबारा बना दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो सकता है, पॉसिबल तो दुनिया में सब कुछ है, आप जाने को कुछ चांद उतारने को लोग तैयार हैं, तो हो तो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये तो मैंने आपको किस चीज की मिसाल दे दी, एक मैंने आपको मिसाल दी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक और मिसाल, लेसर ने लेसी को बस दी, देखिए कभी बस ऐसे ऐसे तो नहीं होती ना, ऐसे होती है। लेसर ने लेसी को बस दी, थोड़े दिनों बाद लेसर ने कहा यार मैं ये बदल रहा हूं, अभी ये मैंने मुझे बताएं लीज है या नहीं, मुझे प्रैक्टिकल एबिलिटी बताएं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो बस बदल दे? बिल्कुल पॉसिबल है, इतना आराम से पॉसिबल है। वो बस लाके खड़ी करो, नई बस। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, जैसे कॉलेज वाले हैं, अब ये सीट्स इस क्लास के मुताबिक काट के आपने देखे नीचे कील लगा के लगा दी गई हैं, अब इनको दूसरी क्लास में शिफ्ट करना शायद प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो, लेकिन सिर्फ ये वाला रोस्ट्रम उठा के या ये वाली चेयर उठा के दूसरी क्लास में शिफ्ट करना, आई होप प्रैक्टिकल एबिलिटी का समझ आ गया होगा। प्रैक्टिकल एबिलिटी के बाद ये सिर्फ ये नहीं कि लेसर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी हो, प्रैक्टिकल एबिलिटी के साथ उसके बाद जब वो एसेट लेसर के पास वापस आ जाए पुरानी बस, तो फिर लेसर उससे ज्यादा बेनिफिट ले सके जितना पुराने लेसी से ले रहा था। मिसाल के तौर पर पुराना लेसी उसका किराया दे रहा था ₹1,00,000 महीने का, अब इसने उस बस की खुसूसियात किसी और को बताई, उसने कहा यार मैं 1,10,000 तुम्हें दे देता हूं,
तो आप ये उस लेसी से वापस ले ले, उसे कोई और बस दे दे, वो लेसी के चलो ठीक है यार मैंने तो बस ही लेनी है और क्या करना है, आप ये किसी नए लेसर को नई लेसी को दे दें, तो इससे क्या होगा, नहीं नहीं लीज है या नहीं वो अलग बातें हैं। अभी मैं सिर्फ ये दो अल्फाज समझा रहा हूं, दो लफ्ज से समझे। लीज नहीं है, बिल्कुल मैं एग्री कर चुका हूं, लीज नहीं है वो। कब समझा जाएगा प्रैक्टिकल एबिलिटी है या नहीं, ये बात मैंने आपसे कर ली। अब अगर एक चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो ये फैक्ट काफी नहीं है। अगला सवाल आपने पूछना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब लेसर के पास ये एसेट आ जाए तो लेसर इससे क्या ले सके, बेनिफिट ले सके। कब समझा जाएगा सब्स्टिट्यूशन राइट है, कब समझा जाएगा सब्स्टिट्यूशन राइट है। सब्स्टिट्यूशन राइट इज देयर, थोड़ा सा जरा हौसला रखिएगा, अल्फाज लिखे जाएंगे बाद में, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूशन राइट इज देयर इफ दो बातें पाई जाए। बदलने का हक कब है, बोले बोले बोले, बदलने का हक कब समझा जाएगा अच्छा खासा है, जब दो बातें पाई जाएं। नंबर 1, बदल सकते हो, पॉसिबल है बदलना, जी बदल सकता हूं, बस है मशीन नहीं है, चलो ठीक है बदल दो, और बदल के तुम क्या लो, बेनिफिट लो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इसका मतलब है लेसर के बदलने का हक अच्छा खासा है। अब ब्रैकेट के अंदर बड़ा बड़ा लिख लें, सब्स्टिट्यूशन राइट इज सब्सटेंटिव, या ऐसा करें स्टार यहां डाल के लिख लें, जैसे भी लिखना है, सब्स्टिट्यूशन राइट इज सब्सटेंटिव if lesser has practical ability. Substitution right is substantive if lesser has practical ability. रुके, पढ़ें, क्या लिखा है, नहीं सोचें, बहुत आसान इंग्लिश का फिक्र है, फोकस करें। एसेट बदलने का हक अच्छा खासा है अगर पॉसिबल है उसको बदलना, एंड लेसर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली, और उसे बेनिफिट भी ले सके, एंड लेसर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली। सवाल, अच्छा ये आज वाला लेक्चर ना, मोबाइल यूज करें यार, बताते रहा करो मुझे साथ साथ, छोड़ दे यार, ये ना आज वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना इसको आपने बार बार घर में रिवाइज करना है। अच्छा सॉरी लैब में जाएं, हद होगी, अपने ऑनलाइन एडमिशन लेना था। अच्छा सवाल हमारा ये है, डज द लेसर हैज सब्स्टिट्यूशन राइट। स्टैंडर्ड कहता है yes, the lesser will have only substitution rights if he has practical ability to substitute and he would benefit economically. और अगर प्रैक्टिकल ये एबिलिटी नहीं है उसको बदलने की, जैसे मशीन है, तो लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट, फिर उसको बदलने का हक ही नहीं है। हर जो व्हीकल है जो लीज पे दी थी उसमें लेसर के पास नहीं, वो एग्रीमेंट में चीजें भी तो लिखी होंगी ना, फिर एग्रीमेंट में लिखा होगा मैं बदल सकता हूं, ऐसा नहीं होगा कि हर लीज को आज के बाद कर दो, फिर एग्रीमेंट में ऐसी लाइन लिखी होगी, आ लेसर राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसेट इज कंसीडर्ड एज अच्छा खासा इफ द लेसर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट एंड ही वुड लेसर वुड लिखें, ऐसे आपने कंफ्यूज कर देना है, लेसर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली। अगली दोनों लाइनें काट दें। अच्छा जी, अब इस डिस्कशन को मैं क्लोज कर रहा हूं आज के लिए। हमारी एक डिस्कशन रह गई है, राइट टू डायरेक्ट द यूज। इसमें एक थोड़ी तफसील है, इस एरिया को अभी तक आईके आपने टेस्ट नहीं किया, लेकिन इस एरिया पे कल हमें 20-25 मिनट लगाने पड़ेंगे, फिर ये एरिया समझ आएगा। अब हम 3 सवाल करने लगे हैं, उसमें से 2 एमसीक्यू होंगे और एक दो पास पेपर के सवाल हैं, एक एमसीक्यू है वो भी पास पेपर का है, ताकि ये सारी डिस्कशन को हम क्लोज कर दें। फिलहाल के लिए मैं आपके सामने ये वाली डायग्राम खोल के रख रहा हूं, 3 सवाल हम करने लगे हैं जिससे हमें डिस्कशन क्लोज होती हुई नजर आए। एमसीक्यू खोलें,
सबसे आखिरी, पता नहीं 24वां है या कौन सा है, पच्चीसवां करें जी, 25वां। एसी का क्या कराने हैं? भाई एसी को कर दें 20 पे 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशंस सेट आउट इन IFRS 16 फॉर एन अरेंजमेंट टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस और ऑपरेटिंग? ना 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 ना। एज शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट? ना 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 ना। एज अ लीज और इज नॉट अ। नीचे वाली कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन आपको लग रही है जो लीज को लीज बनाने के लिए देखी जाती है? Lessee has right to obtain all the benefits from use of the asset. Lessee has right to obtain substantially all the benefits. Lessee has right to obtain all the benefits. क्या लीज को लीज बनाने के लिए ये वाली बात देखी जाती है? इसको टेक करते हैं। लीज इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ये तो लीज को फाइनेंस ऑपरेटिंग बनाने के लिए देखी जाती है, तो ये तो फाइनेंस ऑपरेटिंग का टेस्ट है। ऐसी कोई बात हमने पढ़ी है यहां कि मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, ये तो नहीं देखी जाती मेरे ख्याल से। हाँ, ये फाइनेंस और ऑपरेटिंग के लिए देखी जाती है जरूर, लेकिन ये लीज को लीज बनाने के लिए नहीं देखी जाती। लेसर हैज अच्छा खासा, अच्छा लीज बनानी है या नहीं बनानी, पहले ये बता दें। सवाल क्या पूछ रहे हैं? लीज को लीज बनाने के लिए क्या पूरा होना चाहिए? लीज को लीज बनाने के लिए क्या पूरा होना चाहिए? असली ये नहीं सवाल पूछा क्लासिफाइड एज लीज और इज नॉट अ लीज। फिर जरा ब्रॉड सवाल होता, कहते हैं मैं लीज को लीज बनाना चाहता हूं, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है लेसर एसेट को बदल सकता है। लेसर हैज राइट, इट इज, तो लेसर अगर राइट उसके पास आ गया तो ये तो लीज रहेगी नहीं। सवाल पूछ रहे हैं मैंने अरेंजमेंट को लीज कहना है, और ये पॉइंट सी कह रहे हैं नहीं है लीज। इसको भी क्या कर दें? और अगर ऊपर सवाल लिखा होता कि लीज इज अ लीज और इज नॉट अ लीज, तो क्या ये सवाल पूछा जाता है? फिर शायद हम कह देते ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन अभी सवाल ऊपर क्या बनवाना चाह रहे हैं? लीज को लीज। लेसर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज। लेसर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज। ये तो फिर इट इज नॉट अ लीज। और सवाल क्या कह रहे हैं? लीज कब बनेगी? अब तो नहीं लीज बनेगी। एक उसने और मजे की बात पूछी है, कहते हैं वन ऑफ द कंडीशन सिर्फ बतानी है। कंडीशन तो बहुत ज्यादा है, उनमें से कोई एक मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस टू IFRS 16? व्हेन लेसर हैज अच्छा खासा राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हेन लेसर हैज अच्छा खासा राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब लेसर एसेट को बदल सके, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ लीज। देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ लीज। जल्दी जल्दी, यस और नो? यस, एक्सेलेंट। जब लेसर एसेट को बदल सके, इट इज नॉट अ लीज। ना 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 ना, इसको नहीं पढ़ना अभी, इसको नहीं पढ़ना। अच्छा, अब आ जाए पास पेपर्स की तरफ। जितना कर रहे हैं उतना भी रहें। पास पेपर का निकालें क्वेश्चन नंबर, किसका लास्ट यूज नहीं करता? बस फिर सब्सटेंटिव भी समझोगे आप। ये बड़ा कमाल सवाल था। क्वेश्चन 16 का पॉइंट 2, पेज नंबर 149। मैंने कहा 2-2, 3-3 नंबर का सवाल देके जज कर रहे हैं जी भाई।